आप एक 1857 का जो है विद्रोह पढ़े होंगे, 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के अलावे कई सारे अन्य छोटे छोटे विद्रोह हुए हैं। भारत की आम जनता ने विद्रोह किया है, आदिवासियों ने विद्रोह किया है, किसानों ने विद्रोह किया है। किसानों ने जो विद्रोह किया है, आदिवासियों ने जो विद्रोह किया है, भारत की आम जनता ने जो विद्रोह किया है, उन विद्रोहों के विषय में ही इस चैप्टर में हम लोगों को जानने हैं। जैसे कि आपको सन्यासी विद्रोह हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, खोंड विद्रोह हो गया, सवार विद्रोह हो गया, कितूर छेन्नम्मा विद्रोह हो गया, फकीर विद्रोह हो गया, अहोम विद्रोह हो गया। यही सब विद्रोह के विषय में विशेष तौर पर हमें जानने हैं। भारत में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं, भारत में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं, या भारत में जितने भी आदिवासी विद्रोह हुए हैं, उन सभी में भारत में सबसे पहले होने वाला विद्रोह सन्यासी विद्रोह है। सभी विद्रोहों में भारत में सबसे पहले होने वाला विद्रोह जो है सन्यासी विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह वर्ष 1770 में प्रारंभ हुआ। सन्यासी विद्रोह वर्ष 1770 में प्रारंभ हुआ। 1770 से लेकर 1820 ईस्वी तक लगातार सन्यासी विद्रोह चलता रहा। खैर, इतने लंबे समय तक सन्यासी विद्रोह आंशिक तौर पर चला। सन्यासी विद्रोह अपने प्रखर रूप में, शक्तिशाली रूप में 1770 से 1780 तक ही चला था। लेकिन थोड़ा बहुत जो है सन्यासी विद्रोह होते रहे, और सन्यासी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुए हैं। बंगाल के क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह हुए हैं। यह विद्रोह भवानी पाठक और देवी चौधरानी के नेतृत्व में हुआ था। भवानी पाठक और देवी चौधरानी के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था, अर्थात सन्यासी विद्रोह हुए थे। सन्यासी विद्रोह को वारेन हेस्टिंग्स ने दबा दिया था। वारेन हेस्टिंग्स की अगर आप बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स ने जो है सन्यासी विद्रोह को दबा दिया। सन्यासी विद्रोह को वारेन हेस्टिंग्स ने दबा दिया। सन्यासी विद्रोह होने का कारण क्या था? सन्यासी विद्रोह होने का कारण यह था कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के तीर्थ यात्रा पर रोक लगा दिया। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के तीर्थ यात्रा पर रोक लगा दिया। यही सन्यासी विद्रोह के होने का कारण बना है। यही सन्यासी विद्रोह के होने का जो है कारण बना है। और सन्यासी विद्रोह के विषय में अगर आपको विस्तार पूर्वक जानना है तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ को आपको पढ़ना होगा। अगर आप आनंद मठ को पढ़ते हैं तो वहां से आपको सन्यासी विद्रोह के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध हुए जन विद्रोह में संभवतः पहला विद्रोह कौन था? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह, देखिए आपको जो सन्यासी विद्रोह है 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी तक, कुछ स्रोत 1820 भी लिखता है। इसके बाद फकीर विद्रोह की अगर आप बात करेंगे तो फकीर विद्रोह 1776-77 में जो है आपको फकीर विद्रोह हुआ है। फिर आपको जो पाइक विद्रोह है यह 1818 से 1825 के बीच हुए हैं, और जो अहोम विद्रोह है, अहोम विद्रोह 1828 से 1833 के बीच हुए हैं। तो हर विद्रोह का समय और कालखंड हमने आपको बतला दिया है। इस आधार पर आपका आंसर मिल पा रहा है कि भारतीय इतिहास में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध हुए जन विद्रोहों में संभवतः पहला विद्रोह था आपको सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट, सन्यासी विद्रोह होने का तत्कालिक कारण क्या था? सन्यासी विद्रोह होने का तत्कालिक कारण, देखिए ऐसे सन्यासी विद्रोह का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुस्लिम तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इस विद्रोह का नेतृत्व करता भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी थे। हाँ, सही है ये। सन्यासी विद्रोह को कैप्टन आयरकुट ने दबाया था। गलत है ये। सन्यासी विद्रोह को कैप्टन आयरकुट ने नहीं दबाया था, बल्कि सन्यासी विद्रोह को वारेन हेस्टिंग्स ने दबाया था। वारेन हेस्टिंग्स ने जो है आपको सन्यासी विद्रोह को दबाया था। सन्यासी विद्रोहियों ने 1773 में समानांतर सरकार की स्थापना किया। हाँ, सही है। उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, यानी आनंद मठ में जो कहानी है वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सही बात है, आनंद मठ की कहानी सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। सही है, आंसर हो जाएगा बी। यही गलत है, यही असत्य है। कैप्टन आयरकुट ने नहीं बल्कि वारेन हेस्टिंग्स ने दबाया था। आगे है आपको फकीर विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, फकीर विद्रोह बंगाल में फकीर विद्रोह 1776-77 ईस्वी में, बंगाल में फकीर विद्रोह 1776-77 ईस्वी में घुमक्कर मुसलमानों द्वारा चलाया गया था।
और यह विद्रोह मजनू शाह और मूसा शाह, मजनू शाह और मूसा शाह के नेतृत्व में जो है यह विद्रोह चलाया गया था। और इस विद्रोह को राजपूतों ने, पठानों ने सहायता प्रदान किया था, सहायता प्रदान किया था। तो जो फकीर विद्रोह है, फकीर विद्रोह बंगाल में 1776 से 1777 के बीच चले हैं और इसके नेतृत्वकर्ता मजनू शाह हुआ करते थे, समझ गए। तो यह घुमक्कर मुसलमानों द्वारा किया गया एक धार्मिक विद्रोह था, हाँ सही है। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मजनू शाह, मूसा शाह और चिराग अली थे, और होगा यहां पर और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मजनू शाह, मूसा शाह और चिराग अली थे, सही है ये भी। राजपूत पठान एवं सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने इस आंदोलन का विरोध किया था, नहीं गलत है ये। राजपूत पठान एवं सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, विरोध नहीं किया था बल्कि समर्थन किया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? तो इसमें सही है 1 और 2। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली मजनू शाह ने किया था, जब मजनू शाह फकीर विद्रोह को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। जब मजनू शाह फकीर विद्रोह को नेतृत्व प्रदान कर रहा था तो उसी दौरान जो है आपको मजनू शाह ने विद्रोह करने के लिए जमींदार और किसानों से कर की वसूली या धन की वसूली किया था मजनू शाह। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है मतलब कौन सा कथन जो है आपको गलत है? कौन सा कथन जो है आपको गलत है? पाइक विद्रोह की अगर आप बात करेंगे तो यह विद्रोह ओडिशा में हुआ है, ओडिशा में यह विद्रोह हुआ है। और यह विद्रोह 1817 से 1825 के बीच ओडिशा में होने वाला एक सशस्त्र विद्रोह है। और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता डाची कृष्ण पंडित थे, नहीं ये गलत है। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता डाची कृष्ण पंडित नहीं थे, बल्कि जो पाइक विद्रोह था, पाइक विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे बक्सी जगबंधु विद्याधर। बक्सी जगबंधु विद्याधर जो है इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे। जुलाई 2017 में पाइक विद्रोह के 200 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है, सही बात है। तो पाइक विद्रोह 1817 से 1825 के बीच ओडिशा में हुआ है, सही है। पाइक जाति द्वारा कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था, सही है। पाइक विद्रोह का नेतृत्व करता डाची कृष्ण पंडित था, गलत है ये। पाइक विद्रोह के नेतृत्व करता थे बक्सी जगबंधु विद्याधर, बक्सी जगबंधु विद्याधर। जुलाई 2017 में यह भी सही है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अहोम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अहोम विद्रोह की अगर आप बात करेंगे तो जो अहोम विद्रोह है यह असम में हुआ है, यह असम में हुआ है। और इसके नेतृत्व करता थे आपको गोमधर कुंवर के द्वारा जो है असम के क्षेत्र में अहोम विद्रोह चलाया गया था। अहोम विद्रोह का कारण क्या था इसको आप समझिएगा। अहोम विद्रोह का कारण क्या था इसको आप समझिएगा। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 के बीच चला है। तो अहोम विद्रोह का कारण क्या था? देखिए आपको आंग्ल बर्मा युद्ध से हम अवगत करवाए हैं। आंग्ल बर्मा युद्ध, 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885। तो जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है जो कि 1824 से 1826 के बीच हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 1826 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद एक तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर कब्जा कर लिया। जब अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर कब्जा कर लिया तो असम में जो राजा का शासन हुआ करता था, असम में जो अहोम राजा का शासन हुआ करता था, उसने इसका विरोध किया। और फिर असम के लोगों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे अहोम विद्रोह कहा गया। इस अहोम विद्रोह के आक्रोश को देखते हुए वर्ष 1833 में उत्तरी असम का क्षेत्र अहोम राजवंश के राजा पुरंदर सिंह को दे दिया गया। तत्पश्चात 1833 ईस्वी में दिया गया पुरंदर सिंह को। तत्पश्चात 1833 ईस्वी में ही जो है अहोम विद्रोह समाप्त हो गए। अहोम विद्रोह समाप्त हो गए। तो इसमें जो पहला नंबर स्टेटमेंट है कि 1824 में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया, सही बात है ये। 1828 से 1830 तक अहोमों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया, एकदम ये भी सही बात है। कंपनी ने शांति की नीति अपनाते हुए 1833 में उत्तरी असम के प्रदेश महाराज पुरंदर सिंह को दे दिया। हाँ, जब 1833 में उत्तरी असम का क्षेत्र अहोम राजा महाराज पुरंदर सिंह को दे दिया, तत्पश्चात जो है अहोम विद्रोह समाप्त हो गए। तो इसमें सब सही है, आंसर डी, 1, 2 और 3। फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी जो है आपको फराजी या फरायजी हुआ करते थे। और हाजी शरीयतुल्लाह और उनके पुत्र दादू मियां, हाजी शरीयतुल्लाह और उनके पुत्र दादू मियां के नेतृत्व में बंगाल में एक आंदोलन हुआ था जिसे फरायजी आंदोलन कहते हैं। फरायजी आंदोलन एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। इस्लाम धर्म में जितनी भी कुरीतियां फैली हुई थी, जितनी भी बुराइयां फैली हुई थी, उन कुरीतियों और उन बुराइयों को दूर करने के लिए ही जो है आपको फरायजी आंदोलन या फैरेजी आंदोलन जो है आपको चलाया गया था। फरायजी आंदोलन या फैरेजी आंदोलन चलाया गया था। तो फैरेजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी।
फरेजी या फरेजी आंदोलन का केंद्र रहा था। फराजी या फरेजी आंदोलन का केंद्र रहा था बंगाल, और यह आंदोलन हुआ है 1838 से 1857 के बीच, और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हाजी शरीयतुल्लाह रहे हैं। और बाद में जब हाजी शरीयतुल्लाह का निधन हो गया तो इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने, समझिए दादू मियां ने, और यह एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसका केंद्र बंगाल रहा है। जानते हैं ये जो चैप्टर है अगर बिहार दरोगा परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु सिलेबस का अंग है और बीपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बीपीएससी में हमेशा यहां से प्रश्न आता है, लेकिन जो है आपको धीरे धीरे बिहार दरोगा भी यहां से एक आध गो प्रश्न पूछा है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा है, तो एक आध गो प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए जो है ये चैप्टर आपको दे दिए हैं। और मॉडर्न का जो नोट मिला है वो तो आप देखेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा मॉडर्न है, समझिएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? फरेजी विद्रोह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे। हाँ। फरेजी आंदोलन अंग्रेजों के बंगाल से निकलने एवं जमींदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरोध था। हाँ। फरेजी संप्रदाय के अनुयायी का संबंध वहाबी आंदोलन से भी था। हाँ। जब फरेजी आंदोलन खत्म हो गया ना, फरेजी आंदोलन के खत्म होने के बाद वहाबी आंदोलन चला। फरेजी आंदोलन जब खत्म हो गया तो फरेजी आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे वे वहाबी आंदोलन में शरीक हो गए, वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए। इसी आधार पर हम यह बात कह सकते हैं कि फरेजी संप्रदाय के अनुयायी का संबंध वहाबी आंदोलन से भी था। तो इसमें जो है ना सभी के सभी स्टेटमेंट सही है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी। किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया? देखिए कूका आंदोलन की अगर आप बात करेंगे तो जो कूका आंदोलन है, कूका आंदोलन पंजाब में चला है। पंजाब में कूका आंदोलन 1840 से 1872 तक चला है। पंजाब में कूका आंदोलन 1840 से 1872 तक चला है। इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो देखिए जो पंजाब का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र इस समय सिखों के लिए प्रसिद्ध था, आज भी पंजाब सिखों के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब में अधिकतर आबादी सिख आबादी हुआ करती थी इस समय भी। पंजाब में अधिकतर आबादी इस समय भी सिख आबादी ही हुआ करती थी, सिख आबादी ही हुआ करती थी। जो सिख धर्म है, सिख धर्म में जो तमाम प्रकार की बुराइयां और कुरीतियां व्याप्त हो गई थी, सिख धर्म में जो तमाम प्रकार की बुराइयां और कुरीतियां व्याप्त हो गई थी, उन बुराइयां और कुरीतियों को दूर करने के लिए ही पंजाब के क्षेत्र में कूका आंदोलन चलाया गया। पंजाब के क्षेत्र में कूका आंदोलन चलाया गया और पंजाब के क्षेत्र में कूका आंदोलन भगत जवाहर मल के द्वारा चलाया गया था। भगत जवाहर मल के द्वारा चलाया गया था और 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय कूका आंदोलन को दबा दिया गया या कूका आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भगत जवाहर मल। कूका आंदोलन कहां शुरू किया गया? कूका आंदोलन शुरू किया गया था पंजाब में। पंजाब में पेज चेंज हो गया क्या? पंजाब में कूका आंदोलन का उद्देश्य डैश था, सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वासों को दूर करना। 1872 में कूका आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह कूका थे, जिन्हें गिरफ्तार कर कहां भेज दिया गया? देखिए इस आंदोलन कूका आंदोलन की अगर आप बात करेंगे तो कूका आंदोलन को शुरू 1840 में भगत जवाहर मल ने किया। भगत जवाहर मल के बाद कूका आंदोलन को नेतृत्व प्रदान राम सिंह कूका ने भी किया था। वर्ष 1872 में राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर लिया गया और वर्ष 1872 में राम सिंह कूका को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया और रंगून में ही रहते हुए वर्ष 1885 ईस्वी में राम सिंह कूका का निधन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा रंगून। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व किस आंदोलन में भी मौजूद थे? देखिए असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में आखिरकार कौन से तत्व मौजूद थे? सबसे पहले आप इस बात को समझिए। देखिए असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 के बीच में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। महात्मा गांधी अपना कुछ समय लंदन में भी गुजारे थे। महात्मा गांधी बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे। 1888 से 1891 तक लंदन में रहे। फिर जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए भी महात्मा गांधी लंदन गए थे। तो महात्मा गांधी लंदन वासी अर्थात ब्रिटेन वासी के मनोदशा को भली भांति समझते थे। गांधी जी इस बात को समझ चुके थे कि अंग्रेज व्यापारी है, जब तक इसका व्यापार भारत में नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये भारत छोड़ करके जाने वाला नहीं है। इसलिए जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश व्यापार को नष्ट करने के लिए भारत की जनता से यह आह्वान किया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया जाए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत की जनता से यह आह्वान किया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया जाए। गांधी जी के आह्वान पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया। यह तत्व
सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में मौजूद थे। यही तत्व पंजाब के कूका आंदोलन में भी मौजूद थे। पंजाब में जब कूका आंदोलन भगत जवाहरमल और राम सिंह कूका के नेतृत्व में हो रहा था, तो इन दोनों ने पंजाब की जनता से यह आह्वान किया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया जाए। इससे ब्रिटिशों का व्यापार भारत में नष्ट होगा, इससे ब्रिटिशों का व्यापार भारत में नष्ट होगा और फिर ब्रिटिश स्वयं भारत छोड़कर चले जाएंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में जो तत्व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार स्वदेशी अपनाने पर बल दिया जाए, या कूका आंदोलन में मौजूद था। कूका आंदोलन में आंसर हो जाएगा कूका। नामधारी आंदोलन कब चलाया गया था? देखिए, जो नामधारी आंदोलन है पंजाब में ही चलाया गया था और सिख धर्म में सुधार लाने को लेकर ही चलाया गया था। यह आंदोलन 12 अप्रैल 1857 को चलाया गया था और नामधारी आंदोलन 12 अप्रैल 1857 को राम सिंह कूका के नेतृत्व में चलाया गया था। राम सिंह कूका या बाबा राम सिंह के नेतृत्व में चलाया गया था। बाबा राम सिंह। नामधारी आंदोलनकारियों किस पर बल दिया था? मद्यपान व गौमांस निषेध। मद्यपान यानी शराब और गौमांस, गाय के मांस खाने पर रोक लगाया, हाँ। वृक्ष पूजा पर बल दिया, हाँ। महिलाओं की समानता पर बल दिया, हाँ। उपर्युक्त सभी नामधारी आंदोलनकारियों इन सभी चीजों पर बल दिया। यानी मद्यपान कहने का मतलब है जितने भी नशीला पदार्थ है और गौमांस, इस सब पर रोक लगाया। वृक्ष पूजा, महिलाओं की समानता पर बल दिया। गडकरी विद्रोह कब प्रारंभ हुए? देखिए, गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में वर्ष 1844 ईस्वी में, वर्ष 1844 ईस्वी में जो है आपको गडकरी विद्रोह हुआ था। गडकरी कौन था? गडकरी मराठों के किला में रहने वाले वंशानुगत सैनिक थे। मराठों के किला में रहने वाले वंशानुगत सैनिक थे गडकरी। और जब मराठा शासित क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, तो गडकरी को भी मराठा किला से बाहर कर दिया गया। मराठा शासकों के द्वारा जो गडकरी को भूभाग दिया गया था, वो अंग्रेजों ने गडकरियों से ले लिया। यही सब रीजन हुए कि गडकरी ने विद्रोह करने का काम किया और महाराष्ट्र के कोल्हापुर के क्षेत्र में 1844 ईस्वी में गडकरी विद्रोह हुए। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? गडकरी विद्रोह का नेतृत्व करता था डाची कृष्ण पंडित। डैश 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला शासकों में से एक थी। पहली भारतीय महिला छूट गया है, महिला शासकों में से एक थी। अब यह क्वेश्चन सही हुआ। शासकों में से एक थी चित्तूर चेन्नम्मा। समझिएगा, देखिए, कर्नाटक का नाम सुने ना? बात है 19वीं सदी के प्रारंभ की। 19वीं सदी के प्रारंभ की बात है, अर्थात 1800 ईस्वी से लेकर के 1825 ईस्वी की बात है। कर्नाटक के राजा हुआ करते थे मल्ला सर्जा की पत्नी थी चित्तूर चेन्नम्मा। कर्नाटक के राजा हुआ करते थे मल्ला सर्जा, और मल्ला सर्जा की पत्नी थी चित्तूर चेन्नम्मा। हुआ यह था कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कर्नाटक के राजा मल्ला सर्जा का निधन हो गया। फिर मल्ला सर्जा का जो पुत्र था उसका भी निधन हो गया। कर्नाटक के राजा मल्ला सर्जा और उसके पुत्र के निधन होने के बाद मल्ला सर्जा की पत्नी चित्तूर चेन्नम्मा ने एक पुत्र गोद ली, उसका नाम था शिवा लिंगप्पा। चित्तूर चेन्नम्मा ने एक पुत्र गोद ली, उसका नाम था शिवा लिंगप्पा। समझ गए? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिएगा। वो लड़का है, वो शुरू से दांतें निकाल रहा है, ठीक है? पता नहीं वो हंसाने वाला गैस कौन होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। हाँ, लगता है वो सूंघ के आया है। दांत बड़ा हो जाएगा महाराज, ठीक है? बरतुहारी और आएगा तो लड़का का दांत फेकल है, समझे? शादियों भी आने होगा, इतना दांतों निकालना सही बात ना है। चलिए, शांत रहिए ना। कर्नाटक के राजा मल्ला सर्जा और उसके पुत्र के निधन होने के बाद मल्ला सर्जा की पत्नी चित्तूर चेन्नम्मा ने एक पुत्र गोद ली, उसका नाम था शिवा लिंगप्पा। और चित्तूर चेन्नम्मा यह चाहती थी कि कर्नाटक की गद्दी शिवा लिंगप्पा संभाले, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने कहा ना, ये तो आप पुत्र गोद लिए हैं, ये कोई आपका अपना पुत्र थोड़े है, तो हम इसको शासक नहीं मानेंगे, हम इसको कर्नाटक का शासक नहीं मानेंगे। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिवा लिंगप्पा को कर्नाटक का नवाब मानने से इनकार कर दिया और कर्नाटक को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। और जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नाटक को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाने की घोषणा कर दी, तो फिर कर्नाटक की रानी चित्तूर चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ 1824 ईस्वी में विद्रोह कर दी। यह विद्रोह कई वर्षों तक चलता रहा। चित्तूर चेन्नम्मा के विद्रोह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया, और जब चित्तूर चेन्नम्मा के विद्रोह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया,
तो चित्तूर चेन्नम्मा का सहयोगी और गवर्नर रायन्ना ने विद्रोह को लगातार जारी रखा और वर्ष 1829 में रायन्ना के विद्रोह को भी दबा दिया गया और रायन्ना को पकड़ करके फांसी पर लटका दिया गया। रायन्ना को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। तो डैश 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला शासकों में से एक थी चित्तूर चेन्नम्मा। चित्तूर चेन्नम्मा, इस विद्रोह को चेन्नम्मा विद्रोह भी कहा जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि चेन्नम्मा विद्रोह कब हुए हैं, कहां हुए हैं, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ध्यान से सुनिएगा, चेन्नम्मा विद्रोह या कित्तूर विद्रोह भी कहीं कहीं मिलेगा। विद्रोह यह 1824 से 29 के बीच हुए हैं। इसके नेतृत्वकर्ता रानी चेन्नम्मा और रायन्ना और हुआ है यह विद्रोह कहां? कर्नाटक में। कर्नाटक में हुआ है, समझ गए? तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब आगे है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? गलत है। बघेरा विद्रोह बड़ौदा से संबंधित है, सही है। गुजरात के बड़ौदा में बघेरा विद्रोह हुआ है। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ है, हाँ, माथा पर टीका लगाने और कान में बलिया पहनने को लेकर हुआ है। कच्छ के विद्रोह 1819 में हुआ, हाँ, ये भी सही है। बेलूथम्पी का विद्रोह ट्रावणकोर के महाराज के खिलाफ हुआ था, नहीं। बेलूथम्पी का विद्रोह ट्रावणकोर के महाराज के खिलाफ नहीं हुआ था, बल्कि बेलूथम्पी का विद्रोह भी अंग्रेजों के खिलाफ ही हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ ही हुआ था, ना कि ट्रावणकोर के राजा के खिलाफ हुआ था। यही असत्य है, यही गलत है। नरबली प्रथा बोरिया का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। नरबली प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। देखिए, नरबली प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। देखिए, नरबली प्रथा अर्थात मोरिया, नरबली प्रथा कहिए या मोरिया कहिए, बात बराबर है। नरबली प्रथा जो है ना, आपको ओडिशा में पाई जाने वाली खोंड जनजाति में प्रचलित था। ओडिशा में पाई जाने वाली खोंड जनजाति में नरबली प्रथा प्रचलित था। क्या है नरबली प्रथा? जानते होंगे आप लोग, या नहीं जानते हैं तो आप जानिए। खोंड जनजाति में यह प्रचलित था कि इस जनजाति के लोग अपने देवी और देवता को खुश करने के लिए सुंदर, विद्वान और स्वस्थ मानव की बलि दिया करता था। खोंड जनजाति के लोग अपने देवी देवता को खुश करने के लिए सुंदर, स्वस्थ और विद्वान मानव की बलि दिया करता था। इसी को नरबली प्रथा कहा जाता था। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने नरबली प्रथा को खत्म कर दिया, और जब अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने नरबली प्रथा को समाप्त कर दिया, तो फिर खोंड जनजाति के लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिस विद्रोह को खोंड विद्रोह करते हैं। और खोंड विद्रोह ओडिशा में चक्र बिसोई के नेतृत्व में हुआ था। खोंड विद्रोह जो है आपको ओडिशा में चक्र बिसोई के नेतृत्व में हुआ था। चक्र बिसोई के नेतृत्व में हुआ था। तो अगर कुछ समझ में आया है तो बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? खोंड होना चाहिए, हाँ, खोंड होना चाहिए। सब थोड़ा थोड़ा लिखते जा रहे हैं कि ना? लिखती है कि नहीं लिखती है जी? सिर्फ टिक मार रही है। कहाँ लिखी है? दिखाइए तो। हीरोइन है? दिखाइए। अरे दिखाइए ना कॉपी। इसमें तो आप कुछ नहीं लिखे। हाँ, लिखी है। बकलोलवी सब और नहीं लिखेगी, दिमाग है जी। चलिए, थोड़ा थोड़ा लिखते जाइएगा। जो हम बोर्ड पे लिखते हैं, जो जरूरी है वही हम लिखते हैं, जो जरूरी नहीं है वो हम लिखबे नहीं करते हैं, समझे? आगे आ जाइए। 1856 में किसके नेतृत्व में सवार आंदोलन शुरू हुआ था? देखिए, जो सवार आंदोलन है, देखिए खोंड विद्रोह है ना, खोंड विद्रोह ही आगे चलकर के सवार आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। और सवार आंदोलन चला है राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में। राधा कृष्ण दंड सेना। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए ध्यान दीजिएगा, कोल विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। तो यहां पर इस बात का जिक्र है कि कोल विद्रोह कब हुए हैं, तो कोल विद्रोह हुए हैं 1831-32 ईस्वी में, बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुए हैं। बुद्धो भगत। कोल विद्रोह का स्वरूप कैसा था? आर्थिक और राजनीतिक दोनों। दिकुओं का संबंध किससे था? देखिए ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज की अगर आप बात करेंगे ना,
तो अंग्रेज जो है ना आदिवासियों तक को नहीं छोड़ा था, अंग्रेज आदिवासियों तक को नहीं छोड़ा था। कैसे यह बात कह सकते हैं, यह बात इस आधार पर कह सकते हैं कि जो आदिवासी या जनजाति है, आदिवासी या जनजाति, आदिवासी या जनजाति जो है जंगल में रहा करता था। अंग्रेज कानून बनाया और अंग्रेजी कानून के तहत जंगल पर भी अंग्रेजों ने अपने अधिकार की घोषणा कर दी और कहा जंगल पर भी हमारा ही अधिकार है, अर्थात अंग्रेजों का ही अधिकार है। और जब अंग्रेजों ने जंगल पर अपने अधिकार को लेकर कानून बनाए तो फिर जंगल से जो है आदिवासियों को, जनजातियों को बाहर करना शुरू कर दिया था और जंगल को काटकर जंगल की खुदाई कर जो है वहां से खनिज संसाधन सब अंग्रेज प्राप्त करना जो है आपको शुरू कर दिया था। तो जो जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग थे वे बाहरी लोगों को दिक्कू कहा करता था, दिक्कू, समझ गए, दिक्कू। और जंगल में रहने वाले जो आदिवासी थे, आदिवासी जो है बाहर के लोगों को दिक्कू कहा करता था। आदिवासी का मानना था कि जो बाहरी लोग हैं उनसे उन्हें दिक्कत होता है, आदिवासियों को बाहरी लोगों से दिक्कत होता था। इसी वजह से आदिवासी समुदाय के लोग बाहरी लोगों को या गैर आदिवासी लोगों को दिक्कू कहकर पुकारता था। तो दिक्कुओं का संबंध किससे था? आदिवासी, गैर आदिवासी, बाहरी लोग, गैर आदिवासी और बाहरी लोग। छोटा नागपुर क्षेत्र में बसे मुंडा, उड़ाव, हो, माहली आदि जनजाति को मैदानी लोग क्या कहते थे? छोटा नागपुर क्षेत्र में बसे मुंडा, उड़ाव, हो, माहली आदि जनजाति को मैदानी लोग कोल कहा करते थे। क्या कहा करते थे? कोल कहा करते थे। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? देखिए 1857 की क्रांति के ठीक पूर्व संध्या मतलब आपको यह नहीं समझना है 10 मई 1857 से ठीक पूर्व 9 मई 1857 नहीं। 1857 की क्रांति की ठीक पूर्व संध्या मतलब 1857 की क्रांति से ठीक पहले, मतलब 1855-56 में। 1855-56 में संथाल परगना में रहने वाले संथाल जनजातियों के द्वारा, संथाल परगना में रहने वाले संथाल जनजातियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया है उस विद्रोह को हम लोग संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह कहते हैं। तो संथाल विद्रोह कहिए या हूल विद्रोह कहिए, बात बराबर है। संथाल विद्रोह कहिए या हूल विद्रोह कहिए, बात बराबर है। संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह 1855-56 में हुए थे और संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। और जब सिद्धू और कान्हू के आवाज को बंद कर दिया गया तत्पश्चात संथाल विद्रोह का नेतृत्व चांद और भैरव ने भी किया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो संथाल विद्रोह से सिद्धू और कान्हू तो जुड़े हुए थे ही, सिद्धू और कान्हू के अलावे जो है चांद और भैरव भी संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे। इन सभी लोगों ने काफी जोर शोर से संथाल विद्रोह चलाने का काम किया, लेकिन अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्ण ब्रिटिश सेनापति ब्राउन और जनरल लायड के नेतृत्व में 1856 ईस्वी आते आते संथाल विद्रोह को दबा दिया। तो जो यह प्रश्न है, निम्न में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? संथाल विद्रोह को। किस विद्रोह को? संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आगे, निम्न में से कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति के नाम से भी जाना जाता है? संथाल। सिद्धू कान्हू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है? चांद और भैरव। संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किन क्षेत्रों में भी था? संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त जो है हजारीबाग, बीरभूम, छोटा नागपुर, उपरोक्त सभी में था, सब जगह था। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण, अंग्रेजों द्वारा आदिवासी नेताओं का हत्या किया जाना, अंग्रेजों द्वारा कुछ आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार किया जाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा अंग्रेज एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। अंग्रेज एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। देखिए ध्यान दीजिएगा, आदिवासियों का शोषण अंग्रेजों ने तो किया ही, साथ ही साथ जो जमींदार वर्ग के लोग थे, जो कि थे मूल तौर पर भारत के रहने वाले जमींदार वर्ग के लोगों ने भी जो है आपको आदिवासियों का शोषण किया। तो संथाल परगना के क्षेत्र में जमींदारों के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा जो संथाल जनजातियों का शोषण किया गया, यही घटना संथाल विद्रोह का कारण बना। 1856 में किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्ण दबा दिया गया? ब्राउन और जनरल लायड। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए, जनरल ब्राउन का चर्चा है नहीं, तो आंसर आप क्या टिक कीजिएगा? जनरल लायड। संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किसे 30 नवंबर 1856 में नवगठित जिला संथाल परगना का जिलाधीश बनाया गया? 30 नवंबर 1856 में नवगठित जिला संथाल परगना का जिलाधीश एसकी एडेन को बनाया गया। एसकी एडेन को बनाया गया। एसकी एडेन। बिरसा मुंडा विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, बिरसा मुंडा, जिन्हें भगवान की भी उपाधि दी जाती है, बिरसा मुंडा के द्वारा जो विद्रोह चलाया गया उसी को मुंडा विद्रोह कहते हैं। और मुंडा विद्रोह मुख्य तौर पर
1898 से 1900 ईस्वी के बीच हुए हैं। कुछ स्रोत में मुंडा विद्रोह की तिथि 1895 से 1900 ईस्वी देखने को मिलता है। 1895 से 1900 ईस्वी मुंडा विद्रोह का कार्यकाल देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो मुंडा विद्रोह है, मुंडा विद्रोह आपको हुए हैं 1898 से 1900 ईस्वी के बीच, और यह विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ है। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह या महान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, जैसे संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, उसी प्रकार से जो मुंडा विद्रोह है, मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह या महान हलचल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह। मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे? राजस्व दर ऊंचा होना, ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति, जमींदारों व साहूकारों की शोषक नीति, उपर्युक्त सभी सब समझ गए। बिरसा मुंडा ने जो मुंडा विद्रोह किया था, ये सभी कारण थे। राजस्व दर यानी कर की दर अंग्रेजों ने बढ़ा दिया था, इस वजह से मुंडा विद्रोह हुआ। फिर ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति, ईसाई मिशनरी मतलब ईसाई धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म प्रचारक जो है गलत तरीका से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी सभी को ईसाई बनाने का काम कर रहा था, समझ गए। तो जोर जबरदस्ती करके ईसाई मिशनरी जो है भारत के लोगों को ईसाई बना रहा था, यह तो गलत ही था। तो ईसाई मिशनरी की दोषपूर्ण नीति भी ये था, जिम्मेदार था। जमींदार व साहूकारों की शोषक नीति, जमींदार व साहूकार जो है भारत के लोगों का शोषण किया करता था, आदिवासियों का शोषण किया करता था, तो ये सभी रीजन होंगे। बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहां था? बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र था छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। निम्न में से कौन सा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित? सामूहिक कुटी को समाप्त कर, सामूहिक कट्टी को समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा द्वारा उनके शोषण के खिलाफ संगठित हुआ था मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह। देखिए ध्यान दीजिएगा, मुंडा जनजाति में क्या था जानते हैं? मुंडा जनजाति में यह था, मुंडा जनजाति के लोग सामूहिक रूप से खेती किया करते थे, यानी सब एक साथ मिल करके, जैसे संयुक्त परिवार होता है जी, संयुक्त परिवार में सभी लोग एक साथ होते हैं। फिर एकल परिवार होता है तो परिवार विभाजित होता है, परिवार 2-3 वर्गों में विभाजित हो जाता है, जितने भाई है उतने वर्ग में परिवार विभाजित हो जाता है। तो जब संयुक्त परिवार होता है तो सब चीज संयुक्त रूप से होता है। तो मुंडा जनजाति में जो है ना, खेती संयुक्त रूप से किया जाता था। मुंडा जनजाति के लोग संयुक्त रूप से खेती किया करते थे, और मुंडा जनजाति के लोग जो संयुक्त रूप से खेती किया करते थे उसी को खुटी कट्टी कहा गया। इससे होता क्या था कि एक साथ मुंडा जनजाति के लोग अंग्रेजों को राजस्व दिया करते थे। इससे अंग्रेजों को कम राजस्व की प्राप्ति होती थी और अंग्रेज को अधिक से अधिक राजस्व चाहिए। इसलिए जो है अंग्रेजों ने सामूहिक खेती अर्थात खुटी कट्टी प्रथा को बंद कर दिया और कहा कि एकल सभी लोग खेती करेंगे, उसी को बैठ बेगारी प्रथा कहा गया। मूल कारण यही था, अंग्रेजों के द्वारा मुंडा जनजाति में प्रचलित खुटी कट्टी प्रथा को समाप्त कर जो बैठ बेगारी प्रथा की शुरुआत की गई, यही घटना जो है मुंडा विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण बना, और इसी कारण जो है आपको मुंडा विद्रोह हुए हैं। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा इसका मुंडा विद्रोह। अब चुआर विद्रोही अगले क्लास में देखिएगा, यहां तक रहने दीजिए, बहुत विद्रोह देख लिए।